फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या बेस। और आज अपने इस लेक्चर में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट के अंदर आने वाला एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एज ऑफ चौसर। हमने एंग्लो सेक्शंस के पीरियड को पढ़ा, हमने एंग्लो नॉर्मन्स के पीरियड को पढ़ा, हमने एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्यूज पढ़ा, कैसे जो नॉर्मन्स लोग हैं वो आए ब्रिटेन के अंदर और कैसे वहां पर इन्होंने जो अपना कल्चर था, अपनी जो इनकी सभ्यता थी उसको स्टैब्लिश किया ब्रिटेन के अंदर। और इन सब के अंदर जब नॉर्मन पीरियड जब चलता है तो सबसे ज्यादा सफर करती है जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है वो, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका लेवल घट करके सिर्फ कॉमन पीपल तक रह गया और कोई भी ग्रेट वर्क इसमें नहीं लिखा गया, जिस कारण से लैंग्वेज का डिक्लाइन हुआ। और साथ में क्योंकि नॉर्मन्स लोग आए थे तो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज का ब्रिटेन के अंदर आ जाने से जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका अगले 300 सालों तक उसमें काफी चेंजेस होते हैं, उसमें नए वर्ड्स ऐड होते हैं लैटिन के और फ्रेंच के। और इस तरह से अब जो एक समय निकल के आएगा नॉर्मन पीरियड के बाद में, जब चौसर आने वाला है अब ब्रिटेन के अंदर, तो उस समय तक जो एक इंग्लिश रेडी हो जाएगी, वो जो इंग्लिश रेडी होगी वो भी मिडल इंग्लिश। जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि जो मिडल इंग्लिश है उसे समझना आसान है, जबकि ओल्ड इंग्लिश को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए आज हम जानते हैं एज ऑफ चौसर के बारे में। एज ऑफ चौसर के अंदर चौसर आने वाला है, तो इस समय के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे ब्रिटेन के अंदर जिनका ब्रिटेन की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और वो सब चीजें हमारी लैंग्वेज को भी इफेक्ट करेंगी और जो चौसर के उनके लाइफ टाइम को भी इसने इफेक्ट किया था। तो चलिए जानते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एज ऑफ चौसर के। जो एज ऑफ चौसर है चौसर का जो ये समय है वो है 1337 से, चौसर का नहीं, ये एज ऑफ चौसर का है 1400 तक। और इस समय के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर सबसे पहला है 100 ईयर वॉर। 100 ईयर्स वॉर ये एक ऐसा इवेंट है, ये 100 ईयर्स वॉर है, ये सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुए थे। और ये जो वॉर था इसके अंदर 100 ईयर वॉर्स के अंदर ब्रिटेन का काफी पैसा और काफी पावर इसमें खर्च हो गई, जिसके कारण आगे की जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज होगी ब्रिटेन के अंदर रिवोल्ट्स होंगे इस कारण। तो ये सबसे पहला जो था वो था 100 ईयर्स वॉर जो इस समय में चला था। और जो ये 100 ईयर वॉर था इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1337 से 1453 तक, तो लगभग ये 100 साल तक चला था। इसके बाद में जो सेकंड जो इवेंट है 100 ईयर्स वार के बाद में वो है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ एक तरह से ये एक महामारी फैल गई थी ब्रिटेन के अंदर, पूरे यूरोप में फैल गई थी और इसने पूरे यूरोप की 30% से 60% पॉपुलेशन तक इसने खत्म कर दी थी यूरोप की। तो ये ब्लैक डेथ बहुत बड़ा इवेंट था ब्रिटेन की हिस्ट्री में, जिसने सोशल रूप से काफी चेंजेस अब कंट्री के अंदर आएंगे। और इसके बाद में जो थर्ड इवेंट था ब्लैक डेथ, 100 ईयर्स वॉर, और इसके बाद में पीजेंट्स रिवोल्ट। पीजेंट्स रिवोल्ट होता है ब्रिटेन के अंदर और उसके बाद में टैक्स वगैरह काफी कम कर दिए जाते हैं। और एक और इस समय में मूवमेंट हुआ जिसे ललार्ड मूवमेंट बोला जाता है, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन जो था उसने का जो ग्रिप था लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा था, इसकी जो क्रिश्चियन जो चर्च थी उसके अंदर करप्शन बढ़ रहा था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट हुआ था लोलार्ड मूवमेंट। तो चलिए इन सब इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो ये 100 ईयर वॉर था इसके अंदर हम पढ़ते हैं डिटेल से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस 100 ईयर वॉर में 100 ईयर्स वॉर इसमें किंगडम ऑफ ब्रिटेन, किंगडम ऑफ इंग्लैंड हम कह सकते हैं, एंड किंगडम ऑफ फ्रांस, इन दोनों के बीच में किंगडम ऑफ फ्रांस के लिए, किंगडम ऑफ फ्रांस को हड़पने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो एंड के अंदर जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि जो दोनों जो कंट्रीज हैं इनकी किंगडम अलग अलग बनी रहती हैं।
लेकिन इसके अंदर इंग्लैंड को काफी नुकसान होता है, उसे पॉलिटिकली, सोशली हर और इकोनॉमिकली हर रूप से इसे पे करना पड़ता है। अब जो ये किंगडम ऑफ फ्रांस है, इसके अंदर जो घराना है, जो शाही घराना है, वो है हाउस ऑफ वैल्यूज। और जो इंग्लैंड के जो किंगडम है उसका जो घराना है उसका नाम है हाउस ऑफ प्लांटेज। तो ये दोनों घराने, इन दोनों घरानों के बीच में ये लड़ाई होती है और इस 100 ईयर वॉर के अंदर काफी नुकसान होता है। इस वॉर के 3 फेजेस थे। जिनके अंदर फर्स्ट है एडवर्डन वॉर, एडवर्डियन, दूसरा है कैरोलिन वॉर और थर्ड है लैंकेशायर वॉर। ये 1415 से 1453 तक था। ये 1346 से 69 से 89 तक था। और जो एडवर्डियन वॉर था ये था 1337 से 1360 तक। तो ये 3 फेजेस आते हैं वॉर के और ये वॉर 100 ईयर्स तक या उससे ज्यादा कंटिन्यू रहता है। अब इसके ये जो वॉर है इसके बारे में हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए जरूरी है वो 3 बैटल्स हैं जिनके अंदर ब्रिटेन ने जो इंग्लैंड है उसकी जीत हुई थी। तो उनके बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट थी वो थी बैटल ऑफ क्रीसी, बैटल ऑफ पोइटियर्स और बैटल ऑफ एगिंकोर्ट। ये जो बैटल ऑफ क्रीसी थी ये 1346 में लड़ी गई थी, ये 1356 में, और जो नेक्स्ट है ये 1450 में लड़ी गई थी। तो ये 3 बैटल्स थी जिनके अंदर ब्रिटेन की, इंग्लैंड की विजय होती है फ्रांस के विरुद्ध। और इस बैटल के अंदर जो ये बैटल ऑफ क्रीसी थी और जो बैटल ऑफ पोइटियर्स थी, इन दोनों के अंदर बड़ी ही अच्छी जीत ब्रिटेन की होती है। एक निर्णायक तरह की डिसीजिव बैटल होती है, इसमें इनकी जीत होती है। उसका कारण था कि जो बैटल की जो ब्रिटेन इंग्लैंड की जो आर्मी थी उसने लॉन्गबो मेथड का यूज किया था और जो फ्रांस की आर्मी थी उसने क्रॉसबो मेथड का यूज किया था। अगर आपको आर्चरी की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये जो लॉन्गबो मेथड होता है इसमें जो तीर होता है, एरो जो होता है वो लंबा होता है और क्रॉसबो के अंदर एरो छोटा होता था जो कम दूर तक जा पाता था, जबकि जो लॉन्गबो मेथड के जो एरोस थे वो ज्यादा दूर तक जा पाते थे और ये ज्यादा लोगों को मार भी पाते थे। तो इस कारण से जब इंग्लैंड ने जब फर्स्ट टाइम लॉन्गबो मेथड का यूज किया तो इसे बड़ी ही अच्छी जो जीत है वो हासिल हुई। इस जो बैटल ऑफ क्रीसी थी इसके अंदर ही जो ब्रिटेन के सिर्फ 2 जो नाइट्स थे वो मारे गए और इस तरफ 1300 से भी ज्यादा जो नाइट्स और जो आर्मी के लोग हैं वो मारे गए थे फ्रांस के। तो इस तरह से ये एक निर्णायक बैटल थी। तो ये था हमारा 100 ईयर वॉर जिसके बारे में हमने जान लिया, जो होता है चौसर के एज में। और आपको बताते चले कि जो चौसर थे वो भी इस युद्ध में गए थे, वो भी इस 100 ईयर वॉर में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इन्हें बंदी बना लिया गया था चौसर को फ्रांस के द्वारा। और क्योंकि जो चौसर थे उनके रॉयल कनेक्शंस थी इस कारण से इनको पेमेंट करके जुर्माना दे करके, काफी बड़ी रकम जुर्माने में दे करके चौसर को छुड़वाया गया था वापस। तो इस तरह से ये 100 ईयर वॉर था जो उस समय में चला था और ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है ब्रिटेन का, क्योंकि जब ये वार चला था तो इसके कारण लोगों पे टैक्सेस लगाई गई, हैवी टैक्सेस लगे। और लोग, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, एक तो वो सेना की तरह उनको आर्मी में भी यूज कर रहे हैं, और जो आम लोग है, कॉमन पीपल है, वो मर भी रहे हैं युद्ध में, और साथ में उन्हीं के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिस
जिस कारण से उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो रही है और आखिर में रिवोल्ट होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ब्लैक डेथ की। ये जो यहाँ पे इस लेक्चर में जो पॉइंट्स आपको डिस्कस किए जा रहे हैं ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ये बैटल्स हैं इनके ईयर्स आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, ये आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं ब्लैक डेथ की। तो जो ब्लैक डेथ का जो ये इवेंट था, ब्लैक डेथ, ये एक नेचुरल कैलेमिटी थी जो ब्रिटेन और पूरे यूरोप में फैली थी। ये ब्लैक डेथ है, इसको द प्लेग भी बोला जाता है। इस समय में प्लेग फैल गया था, और प्लेग के फैलने के कारण काफी ज्यादा जनसंख्या की पूरे यूरोप में लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो जाती है, और जो सिर्फ 5 इयर्स के अंदर ब्रिटेन की भी 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो ब्लैक डेथ का इवेंट था, इसके कारण मतलब मान लो कि ब्रिटेन में एक 100 व्यक्ति हैं तो उनमें से सिर्फ 66% से जिंदा बचे, और 1/3 जो पीपल थे वो मर गए, डेथ हो गई। और इसके अंदर डेथ भी सिर्फ 3-4 दिन में ही व्यक्ति बीमार होकर के मर जाता था। तो ये काफी एक ट्रेजिक इवेंट था द प्लेग। और ये जो ये रेड्स के कारण फैला था, इसका जो टाइम पीरियड था ये 1349 से 1351 तक ब्रिटेन में ज्यादा रहा था, जबकि आगे तो ये 53 तक भी रहा था यूरोप के अंदर, लेकिन ब्रिटेन में मेनली 1349 से 1351 तक ये रहा था। और ये रेड्स जो चूहे होते हैं उनसे ये स्टार्ट हुआ था फैलना, और उसके बाद में इसको स्प्रेड किया था फ्लाइज ने। जो चूहों के ऊपर जो घर के अंदर रहने वाली जो मक्खियां होती है, जो ह्यूमन फ्लाइज होती है, जो इंसानों के आसपास रहती है, ऐसी मक्खियां जो थी वो चूहों के ऊपर बैठती थी, और वहां से वो जो ये फ्लाइज थी उन्होंने स्प्रेड करने का काम किया। और इसी तरह ये जो मक्खियां हैं इनसे ये पूरे यूरोप में ये ब्लैक डेथ का इवेंट फैल गया था, प्लेग का इवेंट फैल गया था। और जिस बैक्टीरिया के कारण ये हुआ था वो था बैक्टीरियम येरसिनिया पेस्टाइज। तो ये काफी खतरनाक एक इन्फेक्शन था, जो कि रेड्स जो था वो प्राइमरी वेक्टर था इसका बीमारी का, और इट वाज स्प्रेड बाय फ्लाइज ऑल अराउंड यूरोप। अब ये जो ब्लैक डेथ का इवेंट हुआ, ये जो ब्रिटेन है, यूरोप है, उसकी हिस्ट्री के अंदर ये सेकंड इवेंट था, सेकंड नेचुरल कैलेमिटी थी। इससे पहले एक और इवेंट हुआ था, उसकी बात करते हैं। जो इससे पहले जो एक इवेंट हुआ था वो था ग्रेट फेमाइन। ये जो ग्रेट फेमाइन का जो इवेंट है ये हुआ था 1315 से 1317 के अंदर। इसमें जब समर्स में जब मॉनसून आती है समर्स के बाद, तो उस समय बहुत ज्यादा बरसात हुई, और वो बरसात रुकी नहीं, ना समर्स में ना विंटर्स में, और इसके कारण इतना ज्यादा जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर नमी इतनी ज्यादा हो गई कि कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकी। अब कोई भी जो चीज थी वो सूखेगी नहीं, इवापोरेट नहीं होगा वाटर, तो उसके कारण ना तो वहां पे फसल पैदा हो सकी ना कुछ और इसके कारण 2 साल तक ये चला। और 1317 की समर्स के अंदर, समर्स में जाकर के जो टेम्परेचर था, जो इन्वायरमेंट था वो वापस नॉर्मल हुआ, फिर से मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा, और फिर उसके कारण जो इवापोरेशन प्रोसेस से नमी जो थी इन्वायरमेंट में वो कम हुई, और फिर कुछ फसलें वगैरह पैदा होने लगी। लेकिन इन 2 सालों के अंदर इतनी ज्यादा भुखमरी लोगों के अंदर फैल गई कि लोगों ने हर तरह से मतलब एवं कि लोग कैनिबल्स भी बन गए। हमें हिस्टोरिक स्टोरियाज मिलती है इस समय में कि जो लोग थे वो कैनिबल्स बन गए थे, और लोगों ने आगे एक दूसरे से दूर रहने लगे, ताकि मतलब आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन है और बच्चे पैदा ना हो सके। और इस तरह के इवेंट भी होने लगे कि जो लोग थे, वो जो बड़े लोग होते थे या जो बुजुर्ग होते थे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, ताकि जो यंगर लोग हैं, जो बच्चे हैं या नेक्स्ट जनरेशन है, वो जीवित रह सके। तो इस तरह बहुत ज्यादा एक ग्रेट फेमाइन आया था, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ, काफी लोग मरे भुखमरी के कारण। और इसी समय में एवन जो उस समय जो ब्रिटेन का जो किंग था,
उसे भी खाने के लिए मतलब उसे भी भूखा रहना पड़ा था, उसके पास भी खाने की कमी हो गई थी। तो कितना ज्यादा ये ग्रेट इम्पैक्ट इसने डाला था। और क्योंकि 1317 के अंदर ये सब जो इन्वायरमेंट था वो वापस नॉर्मल हो गया, फसलें होने लगी, लेकिन डिजास्टर इतना ज्यादा हो चुका था, लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो उस कारण से इस सारी चीज को संभलने में आगे 1325 में जाकर के वापस ये चीजें अपने रूटीन में आ पाती हैं। इतने समय लग जाता है क्योंकि जो जनरेशन थी, जो लोग थे काम करने वाले, वो खत्म हो गए थे। और इस कारण से जो सीड्स थे, लोगों ने जो सीड्स थे वो भी खा लिए थे। तो इस कारण जब सीड ही खा लिए तो पैदा क्या करेंगे। तो इस तरह से लोगों को नॉर्मल होने में 1325 तक जाकर के सिचुएशंस वापस कंट्रोल में आती है। तो ये ग्रेट फेमाइन था। और इसके बाद में 1347 में 47 से 1351 तक ये ब्लैक डेथ का इवेंट आ गया, दो प्लेग फैल गई। तो इस कारण से ये दो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज हुई कि जो लोग थे उन्होंने, क्योंकि वहां पे क्या है, ब्रिटेन के अंदर अभी क्रिश्चियन रिलीजन है, तो लोगों ने चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो मतलब जो सुपरस्टिशंस थे कि अब ये लोग प्लेग के इलाज के लिए या और चीजों के लिए सुपरस्टिशंस करते थे। मतलब लोग ऐसे जो कि कहते थे कि हम जादू टोने से इलाज कर देंगे, उन लोगों के पास जाते थे। और जब उन्हीं लोगों की प्लेग से मृत्यु होने लगी तो लोगों का विश्वास उठ गया कि भाई क्या है, मतलब कुछ धर्म जो है वो उसमें रियलिटी है या नहीं है। जो सुपरस्टिशंस थे उनसे लोगों का बिलीव खत्म हो गया। अब लोग साइंस की तरफ बढ़ने लगे। मतलब लोगों ने सोचा कि भाई हमें साइंस को डेवलप करना होगा। अगर हमारे पास दवाइयां होगी किसी लड़ाई से लड़ने के लिए, किसी बीमारी से लड़ने के लिए, तभी हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक चेंज आया लोगों की सोच के अंदर और चर्च का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया। तो ये था ब्लैक डेथ का इवेंट। अब होता है आगे पीजेंट रिवोल्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब जो पीजेंट रिवोल्ट होती है वो इन सब कारणों से ही होती है। एक तरफ तो ब्रिटेन के अंदर 100 इयर्स वॉर चल रहा है, उसके कारण लोगों पे टैक्स लग रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनमें ब्लैक डेथ के कारण और ग्रेट फेमाइन के कारण लोगों को सफर करना पड़ रहा था। और इसके साथ ही जो चर्च थी उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि वो चर्च और जो क्लर्की लोग थे वो पीपल्स की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते थे, कॉमन पीपल की लाइफ में। तो इन सबसे जनता परेशान हो गई थी और इसीलिए पीजेंट रिवोल्ट्स होते हैं। थर्टीन 1881 के अराउंड। और इस समय में जब ये पीजेंट रिवोल्ट होते हैं उस समय में जो ये जो पीजेंट्स का जो रिवोल्ट था इसे दबाने के लिए जो यहाँ की किंगडम ने काफी प्रयास किए, लोगों को मारा गया बुरी तरह से, उनको बुरी तरह से दबाया गया, लेकिन लोग थमे नहीं। और इन लोगों की जो रिवोल्ट थी उसके कारण इन्होंने जो टावर ऑफ लंदन है उसको अपने कब्जे में ले लिया लोगों ने। और जो राजा था उस समय जो ये पीजेंट रिवोल्ट होती है उसमें किंग था रिचर्ड सेकंड, उसको लोगों के सामने झुकना भी पड़ा। और इसके कारण उसने जो इसके इफेक्ट हुए पीजेंट रिवोल्ट के, इसके कारण टैक्सेस में रिडक्शन हुआ और जो सर्फडम या फिर हम जिसे कहते हैं बंधुआ, बॉन्डेज लेबर जो होता है, बॉन्डेज लेबर का जो सिस्टम था वो अब खत्म हो गया। लोगों ने विद्रोह किया, लोगों ने जो जेल थी वो लोकल जेल बना दी और मतलब उनसे जो सरकार का था जो नियंत्रण हट गया। लोगों ने ऐसे लोगों को आजाद करा, मुक्त कराया। क्योंकि अगर एक तरफ तो इतनी नेचुरल कैलेमिटीज है, ऊपर से आप लोग टैक्स ले रहे हो, तो इससे क्या हुआ कि जो बॉन्डेज लेबर थे वो भी, उन्हें भी तो खाने पीने को कुछ चाहिए जीवित रहने के लिए। तो इन सब लोगों के ने विद्रोह किया और जो बॉन्डेज लेबर थी वो भी खत्म हो गई, टैक्सेस रिडक्शन हो गया। और जो लंदन का जो टावर था उन्होंने घेरा था और इसके कारण जो काफी जो नाइट्स थे उनको रिप्लेस किया गया। रिचर्ड सेकंड के टाइम में जो इनके जो नोबल्स वगैरह थे उनको हटाया गया क्योंकि जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिए। उनका जो मेन व्यक्ति थे, लीडर थे इस रिवोल्ट के, वो थे वॉर्ड टेलर एंड जोहन बेल। ये दो व्यक्ति थे मेन जिन्होंने इस रिवोल्ट को इसका लीडरशिप दी थी। तो इस तरह से ये जो पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है लोलार्ड मूवमेंट। लोलार्ड मूवमेंट उसके डिस्कस करते हैं। ये जो लोलार्ड मूवमेंट था ये एक तरह से ये रिलीजियस ओपोजिशन था या कैथोलिज्म का जो
रिलीजियस ऑपोजिशन हम इसे कह सकते हैं, या जो कैथोलिज्म जो था इसका फर्स्ट टाइम ओपनली लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कैथोलिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैथोलिज्म। तो कैथोलिज्म के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और इसका एक इंपॉर्टेंट जो रीजन था वो जॉन वैक्लिफ, ये चौसर के टाइम के ही एक राइटर हैं जॉन वैक्लिफ, जॉन गोवर। तो जॉन वैक्लिफ थे, इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, बाइबल का ट्रांसलेशन किया। और ये जॉन वैक्लिफ थे, ये बाइबल के जो करप्शन फैला था चर्च के अंदर, जो बाइबल में लिखा हुआ है और जो चर्च जो करप्शन कर रही है, जो अलग चल रही है, उसके खिलाफ ये काफी बुलंद आवाज में बात किया करते थे। ये काफी खुल करके विरोध करते थे चर्च का, और लोग भी जागरूक हो चुके थे। तो ये कैथोलिज्म के जो क्लर्गी जो पर्सन थे, चर्च में बहुत ज्यादा करप्शन था, उसके अगेंस्ट इसमें आवाज उठाई गई थी। और साथ में ही जो क्लर्गी पर्सन थे, वो जो कॉमन पीपल हैं उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे। तो इस कारण से उनके जो खुद के जिनके मैटर्स होते थे उनमें ये लोग अपनी टांग फंसाते रहते थे। तो इस कारण से ये रिवोल्ट हुआ था, जिसको कि लोलार्ड मूवमेंट बोलते हैं। और इसके कारण भी चर्च का जो थी उसका इफेक्ट, जो इसका इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे कम होने लगा, लोग जागरूक होने लगे। और हमने जैसे पढ़ लिया था कि जो नॉर्मन पीरियड था उसमें यूनिवर्सिटीज आ गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आ गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इस समय में ऑक्सफोर्ड जो लंदन यूनिवर्सिटी है वो बन गई थी, और इनमें लोग पढ़ने लगे थे, तो उस कारण लोगों में जागरूकता आने लगी थी। अब हम बात करते हैं कि इस समय में इंग्लिश को क्या क्या स्टेटस मिले इंग्लैंड के अंदर। अब क्योंकि इतने रिवोल्ट हो रहे हैं, जो इंग्लिश थी वो कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी। अब जो मिडिल इंग्लिश जो आई है, अब लोग जब रिवोल्ट करेंगे तो वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्राथमिकता उसको मिलेगी। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके साथ क्या हुआ, उसमें क्या क्या अब उसको स्टेटस मिलते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पार्लियामेंट के अंदर, कोर्ट के अंदर इसको प्लेस मिला, और ये अपग्रेड हुई। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस समय में मिडिल इंग्लिश है, ये जो ओल्ड इंग्लिश है इसका जो मेन जो इसका रूप है वो काफी बदला हुआ है। और अब चौसर आएंगे, ये चौसर इस समय में आए थे जब उस समय मिडिल इंग्लिश तैयार हो चुकी थी। अब जो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर सबसे पहले ये बनती है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। थर्टीन 1552 में, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इनको नोट कीजिए। फिर लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, थर्टीन 63, और इसके बाद में लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, ये बनी 1386 में। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है इस समय में। अब हम पढ़ेंगे चौसर के बारे में। चौसर का जन्म हुआ, उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे, उनकी लाइफ के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, क्या क्या इवेंट्स थे। उन्होंने 3 जो राजा थे उनका रूल देखा अपने लाइफ टाइम के अंदर। जब वो पैदा हुए तो किसी और का था, जब काम किया उन्होंने उस समय कोई और राजा थे, और जब उनकी डेथ हुई उस समय कोई और राजा थे। तो जो चौसर थे इनका जन्म होता है 1340 में, और डेथ इनकी होती है 1400 में। तो इस टाइम पीरियड को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, चौसर को पढ़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ेंगे, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है हमारे नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन लेक्चर्स को काफी ध्यान से सुनिए। इनका जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवाया गया है टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां जाकर के इन लेक्चर्स के पीडीएफ भी ले सकते हैं, और अपने नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए नेट एग्जाम की। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।